इंडियन इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का क्या ये सही समय है? अगर ये पता लगाना हो तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इसके लिए हम वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं, अर्निंग ग्रोथ कैसा चल रहा है कंपनीज का वो चेक कर सकते हैं, एफआईआईज का इनफ्लोज आउटफ्लोज कैसा चल रहा है ये चेक कर सकते हैं, ग्लोबल रिस्क कैसा है फिलहाल, आगे बढ़ सकता है घट सकता है वो चेक कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि अगर इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या हो सकता है। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। सो नाउ जान लेते हैं कि क्या इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये सही समय है। तो सबसे पहले चेक करते हैं वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस के लिए फिलहाल कितना वैल्यूएशन है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, और 5 ईयर का एवरेज देखेंगे कि कितना रहा है। ऑफ कोर्स इससे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता चलता है, लेकिन एक रफ आइडिया तो जरूर मिल जाता है। जैसे निफ्टी 50 का वैल्यूएशन फिलहाल देखेंगे कितना है, ट्रेलिंग पी की बात मैं बोल रहा हूँ, 20.7 के आसपास फिलहाल चल रहा है। 5 ईयर एवरेज कितना रहा है, 22.4। तो हमारा लार्ज कैप तो मैं काफ़ी समय से इनफैक्ट रिपीट कर रहा हूँ कि फेयरली वैल्यूड के आसपास है। मिड कैप देखते हैं, निफ्टी मिड कैप 150, तो फिलहाल उसका पी रेशियो है 29.4 और 5 ईयर एवरेज कितना रहा है 31.1। तो लॉन्ग टर्म तो नहीं बोलेंगे, 5 ईयर बोलेंगे, मीडियम टर्म एवरेज से अगर कंपेयर करें तो फेयरली वैल्यूड के आसपास है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, पहले के मुकाबले तो भाई ठीक हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन आ रहा था मिड कैप्स में। स्मॉल कैप देखें तो फिलहाल है 35 पे और 5 ईयर एवरेज रहा है 27। तो यस, स्मॉल कैप्स देखें तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है, तो रिलेटिवली सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन स्मॉल कैप में ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यूएशन के आधार पे इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए वैल्यूएशन चीप है, मतलब कि फेयरली वैल्यूड से भी कम हो गया ना, अंडर वैल्यूड हो गया, ठीक है, तब तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहाँ भी पैसा अवेलेबल है उसको इक्विटी में डालना चाहिए। और जब फेयरली वैल्यूड के आसपास हो तो ऑफकोर्स एसआईपी चल रहा है उसे तो चलना ही देना चाहिए, और साथ ही स्टैगर्ड वे में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब फेयरली वैल्यूड हो वहाँ भी करना है इन्वेस्टमेंट, और जब एक्सपेंसिव हो जाए तो ऑफकोर्स एसआईपी तो हमारा वहाँ भी चलता रहेगा। साथ ही जब अगर एक्सपेंसिव है तो थोड़ा कैश भी हम अलग से रख लेंगे कि भाई जब गिरेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एसआईपी चल सकता है। और एक होता है बबल जोन ना, बहुत ज़्यादा हो गया, लग रहा है कि भाई अब कभी भी गिर सकता है। कुछ सालों से बहुत ज़्यादा रिटर्न, इंडिया में तो ऐसा हुआ भी था ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न, उसके बाद ऑलमोस्ट 2 साल से कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। तो जब उस तरह के जोन में चला जाए तो वहाँ पर ऑफकोर्स बड़ा इन्वेस्टमेंट तो सोचेंगे ही नहीं। एसआईपी में भी अगर थोड़ा बहुत कमी कर सकें, एसआईपी बंद, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी मार्केट कंडीशन में एसआईपी आइडियली हमें बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर बबल जोन में है, बिल्कुल गिरने वाला है, तो मे भी थोड़ा मॉडरेशन में हम एसआईपी कर सकते हैं। तो ये वैल्यूएशन के आधार पर ये चीज़ों को आप ध्यान रखें। उसके बाद अर्निंग ग्रोथ देख लेते हैं, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे, मीडियम और लॉन्ग टर्म में अर्निंग ग्रोथ पे जाता है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कैश फ्लो अच्छा जनरेट कर रहा है, तब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स ये उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स न्यूज़ बेस्ड है ना, ट्रंप क्या कर रहे हैं उसके आधार पे ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ शॉर्ट टर्म 100% लक है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कंपनी या फिर कंट्री के परफॉर्मेंस पे स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो अर्निंग ग्रोथ ऑफकोर्स अच्छा होना चाहिए। तो अगर फिलहाल अगर अर्निंग ग्रोथ देखें तो निफ्टी 500 का अगर आप देखें, निफ्टी 500 इंडेक्स में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ मिल जाएगा। रफली मैं बता रहा हूँ, रफली अबाउट 13 to 14% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर, जो कि अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है। और लार्ज कैप्स को अगर आप देखें तो अबाउट 9-10% के आसपास का रहा है। मैं Q4 का बोल रहा हूँ, ठीक है, जो क्वार्टर वीक ख़त्म हुआ उसका जो रिजल्ट्स है उसका रफ फिगर है। ऑफकोर्स एक आइडिया लेने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो लार्ज कैप्स में 9 to 10% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ, मिड कैप्स में बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है, 35% के आसपास, कहीं कहीं तो इवन 40% मेंशन किया जा रहा है। अर्निंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा आया है। और स्मॉल कैप्स का अर्निंग ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। ऑफकोर्स यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज में अलग अलग फिगर दिया गया, बहुत कंफ्यूजिंग है, बट एक रफ आइडिया के लिए कहीं कहीं 8-9% का अर्निंग ग्रोथ शो कर रहे हैं, कहीं कहीं 13% के आसपास और कहीं कहीं तो 20%। बट हाँ, सबसे कम अर्निंग ग्रोथ लार्ज कैप का है, उससे थोड़ा बढ़कर स्मॉल कैप का है, और मिड कैप का बहुत ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ है। एटलीस्ट एक इंडिकेशन देखें ना कि भाई कहाँ पे कैसा चल रहा है, तो ये क्लियर आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे मिड कैप्स देखें तो वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है और अर्निंग ग्रोथ भी
बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि स्वीट स्पॉट अभी देखा जाए तो मिड कैप्स है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पे आपको सभी जगह अपना एक्सपोजर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि सिक्लिकल है ना, अप डाउन चलता रहेगा, अलग कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप। लेकिन आप फिलहाल अगर आप पूछें तो रिलेटिवली मिड कैप्स एक अच्छे, जो बोलते हैं ना, स्वीट जोन में चल रहा है, ठीक है, और परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, वहाँ परफॉर्मेंस आ रहा है। अब इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ और पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं, लाइक बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ कैसा चला, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने लाइक बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ आपको चेक करना है, अर्निंग ग्रोथ चेक करना है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट चेक करना है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है, अबाउट 15 to 16% के आसपास, और इधर पिछले कुछ दिनों का देखें ना तो इवन 17-18% के आसपास है। बट हाँ, ओवरऑल 15-16% का ग्रोथ रेट देखें, क्रेडिट ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छा है। कॉर्पोरेट जो कैपेक्स साइकिल है वहाँ पे थोड़ा कमी है, टोटली अग्री। कुछ सालों से लगातार जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके तरफ से ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, जिसे गवर्नमेंट कर रहा है ना, उनके हो रहा है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा नहीं हो रहा है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन है उससे कम हो रहा है, जो कि एक निगेटिव है हमारे इकोनॉमी के लिए। कंजम्पशन तो ठीक है ना, मतलब देखिए पहले रूरल में रिकवरी आया, उसके बाद फिर अर्बन में भी रिकवरी आया, एफएमसीजी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सभी जगह परफॉर्मेंस आ रहा है। अब तो एसी के जो सेल्स नंबर्स आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, तो वहाँ इंप्रूवमेंट बिल्कुल देखने को मिल रहा है। पहले बिल्कुल डाउन हो गया था ना, वहाँ रिस्क क्या है, वीक मानसून, अगर वो हुआ तो जो रूरल रिकवरी अच्छा खासा यहाँ चल रहा है, परफॉर्मेंस आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, जो कि ओवरऑल इन्फ्लेशन को बढ़ाने लगेगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम है जिसे हमें देखना होगा। बट हाँ, फिलहाल वो सब चीज़ें ठीक चल रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ, कि जैसे रियल जीडीपी कितना हुआ प्लस इन्फ्लेशन, रफली आपको उससे पता चल जाएगा। तो इस बार उम्मीद है कि 10 से 11%, 10 to 11% का हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अचीव कर लेंगे, क्योंकि एक तो रियल जीडीपी हमारा आएगा ही, थोड़ा घटकर आएगा ऑफकोर्स, लेकिन ठीक ठाक अभी भी आएगा, और प्लस इन्फ्लेशन भी थोड़ा बढ़ गया है पहले के मुकाबले ना, तो 10 to 11% के आसपास का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट हम उम्मीद कर सकते हैं, जो कि अगेन अच्छा है। उसके बाद एक बड़ा प्रॉब्लम क्या हमारा चल रहा था, रूपी, बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन, लेकिन वहाँ भी पहले के मुकाबले स्टेबिलिटी आया है। क्रूड ऑयल $79 पर बैरल ना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो वो है। एफआईआईज भी मैं आगे कवर करूँगा, वहाँ भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रहा है पहले के मुकाबले, और प्लस गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से इनिशिएटिव उठाया गया ना, ईसीबी है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वहाँ से अच्छा खासा पैसा आएगा हमारे आने वाले महीनों में। एफसीएनआर डिपॉजिट से अच्छा खासा डॉलर आएगा हमारे यहाँ, तो उसके कारण मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रुपये बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर जाएगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो रहा था ना, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगा, जो कि अगेन बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ऑफ कोर्स जो टैक्स था ना एफआईआईज का, कि भाई जीसेक पे जो भी कैपिटल गेंस होगा उस पर टैक्स दो, तो वो सब कुछ बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके कारण एफआईआईज का भी जीसेक में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, आने वाले महीनों में और ज़्यादा, आने वाले महीनों और सालों में और ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण और डॉलर आएगा, जो कि हमारे रुपये को और स्ट्रेंथन करेगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। फिस्कल करंट अकाउंट डिफिसिट भी देखें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, तो ये सब तो मोस्टली पॉजिटिव है। जियोपॉलिटिकल रिस्क तो है भी ना, यूएस ईरान या इजराइल का वॉर तो अभी पूरी तरह से बंद हुआ नहीं है ना। ऑफ कोर्स मार्केट्स ने काफ़ी हद तक उसे डिस्काउंट कर लिया, आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे प्रॉब्लम है, पहले के मुकाबले काफ़ी कमा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पूरी तरह से कमा है। सो लेट्स होप कि जल्दी से जल्दी ये मामला पूरी तरह से सेटल हो जाए। उसका टैरिफ का प्रॉब्लम, यू नेवर नो ट्रम्प कब से वापस आएंगे, टैरिफ के साथ कुछ नया टैरिफ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो ये सब कुछ रिस्क है फिलहाल, जिससे फ्यूचर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसका एक और बड़ा इशू इंडिया को लेकर है, एआई डिसरप्शंस ना, मतलब यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया, इस समय कुछ कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि एआई से उनका परफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर में बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आएगा, प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, उसको लेकर एआई कंपनीज़ का परफॉर्मेंस, सेमीकंडक्टर हो गया, उसके बाद डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनीज़ हो गया, चिप रिलेटेड कंपनीज़ ना, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। तो इंडिया में ऐसा कंपनीज फिलहाल नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ भी है ना कि भाई कितना रिटर्न आएगा, 2 साल 3 साल, इतना ज़्यादा रिटर्न, ओवर वैल्यूएशन, कभी ना कभी तो गिरेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो ऑफ कोर्स करेक्शंस, मैंने कई बार बोला है कि मतलब 10% तो कभी भी गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे बड़ा क्रैश भी आ सकता है। इवन 30-40% का भी अगर आने वाले महीनों में या 1-2 साल में अगर उतना भी बड़ा गिरावट आ जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। खासकर यूएस मार्केट तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आया, लगातार कुछ सालों से आ रहा है। और एफआईआई का देखें अगर, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत राहत हमें मिला है। लेकिन लेटेस्ट डेटा मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, 19 फ्राइडे का देखेंगे ना, 19 जून, तो वहाँ पे फॉर अ चेंज, ठीक है, एफआईआई का नेट सेल्स पॉजिटिव है, अबाउट 4,859 करोड़ के आसपास,
जबकि DIIs का सेल है, मतलब DIIs का सेल तो मुझे याद भी नहीं रिसेंट टाइम में मैंने कब देखा, हमेशा पॉजिटिव ही रहता था, लेकिन फॉर अ चेंज उनका 1159 करोड़ का नेगेटिव है DIIs का, जबकि FIIs का पॉजिटिव है। और 17th को भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव आया है FIIs का, 15th को भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव आया है। तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा डायरेक्शन दिख रहा है इससे, बट पहले के मुकाबले जो कि बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहा था, थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिला है। तो जब से ये न्यूज़ आया है ना कि भाई जो लड़ाई चल रहा था ईरान और US में कि भाई बंद हो गया या फिर बंद हो जाएगा, उसके बाद से इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी आया है। और ऑफकोर्स FIIs की तरफ से या तो सेलिंग कम हुआ है या फिर कभी कभी नेट बाइंग भी हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव है अगर ये आगे चलता है तो। आइसिंग ऑन द केक मैंने हमेशा बताया, ऐसा नहीं कि FIIs के बेचने से कोई इंडियन मार्केट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश होगा, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं ना। या फिर उनके खरीद लेने से ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बुल मार्केट आ जाएगा सिर्फ FII से, क्योंकि DIIs ज़्यादा मैटर करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, पहले वाली बात नहीं है। लेकिन FIIs अगर आएंगे तो बात तो बिल्कुल बनेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ आइसिंग ऑन द केक उनके आने से हो सकता है ना, पहले जैसे था कि भाई 15% का रिटर्न, तो हो सकता है 20% का रिटर्न चला जाए, ठीक है। क्योंकि एक बार FIIs आएंगे ना तो जो इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगे। सो ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। तो देखते हैं आने वाले महीनों या सालों में परफॉर्मेंस कैसा रहता है। देखिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, पड़े रहो, गुड क्वालिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, और लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। कम से कम मीडियम टर्म जरूर रखना चाहिए इक्विटी में, मीडियम टर्म 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है, ओवर वैल्यूड हो गया है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SIP करना चाहिए। मार्केट अगर फेयरली वैल्यूड के आसपास है तो SIP भी करना चाहिए, और साथ ही स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट भी करते रहना चाहिए। और अगर मार्केट काफ़ी गिर गया है, अंडर वैल्यूड हो गया, तो वहाँ पे SIP भी करना चाहिए, स्टैगर्ड भी करना चाहिए, और लमसम भी करना चाहिए। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपके होल इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी मदद करेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।